बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसी थ्रू एन इंडक्टर ये देख रहे हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये जी सरगोदा बोर्ड में 2016 में और बहावलपुर में 2017 में और 19 में, लाहौर बोर्ड में 2019 में और साहिवाल बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से वो काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले हम उसकी हेडिंग्स की तरतीब लगाते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसकी हेडिंग की तरफ। जी, तो हमने इसकी हेडिंग्स बिल्कुल उसी तरह से जो हमने कल क्वेश्चन देखा था एसी थ्रू कैपेसिटर, तो बिल्कुल वही नंबर ऑफ़ हेडिंग्स हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर फर्स्ट हेडिंग में है, लिखा है हमने एसी थ्रू एन इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से कैसे पास करेगा। वहाँ पे हमने लिखा था द कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमने कंडक्शन का वर्ड यूज़ नहीं किया, जानबूझ के आप लिख भी सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ एसी थ्रू इंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं। तो नंबर 3 पे है जी कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, और नंबर 4 पे है फेज़ डायग्राम, नंबर 5 पे वेक्टर डायग्राम और नंबर 6 पे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये 6 हेडिंग्स हैं जो हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन को वाइंड अप किए हुए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन हेडिंग्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं और साथ साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग में हमने एक फ़िगर बनाई है और फिगर में कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, सिर्फ एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है और एक इंडक्टर है, दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम फिगर को बस जस्ट इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंसिडर द फिगर इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज़ अटैच्ड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। तो ये इंडक्टेंस और इंडक्टर के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मतलब हम जो पीछे जो भी एक सोलेनाइड की शेप का कॉइल पड़ा है या फिर कोई भी एक सिलेंड्रिकल शेप में जो स्प्रिंग टाइप कोई भी आपको कॉइल नज़र आए तो आप उसको इंडक्टर का नाम दे सकते हैं। इस कंपोनेंट के असल में डिफरेंट नाम है। हमने जो शेप पड़ी थी रियोस्टेट की वो भी यही थी, सोलेनॉइड की जो शेप पड़ी थी वो भी यही थी, फिर अभी हम उसी शेप को हम इंडक्टर का नाम भी दे रहे हैं। तो ये एक ही शेप के 3 नाम हैं। आगे जाके इसको चोक भी बोला गया है, तो इसके काफ़ी सारे नाम बन जाते हैं। बहरहाल अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के अंदर, एसी सर्किट्स के अंदर इस कॉइल को खाली कॉइल नहीं बोला जाता, सिलेंड्रिकल शेप में जो कॉइल है इसको इंडक्टर बोला जाता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इसलिए हम इसको इंडक्टर का नाम दे रहे हैं यहाँ पे। और हम पीछे पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, तो आर्टिकल पढ़े थे, तो वहाँ पे इसका ज़िक्र हुआ था। वहाँ पे हमने एल सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको डिफ़ाइन भी किया था। तो बहरहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका चूँकि पहली बार यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो हमारा इस क्वेश्चन से मतलब इंडक्टर को एक्सप्लेन करना नहीं है, हमने देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इंडक्टर में पास कैसे करता है। तो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग में जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी एसी थ्रू इंडक्टर। आप यूँ भी इसको बोल सकते थे कंडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर, ताकि आपको अच्छी समझ आती। लेकिन असल में बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि कंडक्शन का लफ्ज़ आमतौर पे कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको पढ़ते ही ऐसे लगता है कि जैसे जो अल्टरनेटिंग करंट है बड़ी आसानी से इसमें से गुजर जाना है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने वो लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। तो लेकिन अगर वो लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है हेडिंग की। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इंडक्टर में से कैसे पास करता है। तो उसमें देखें, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से कैसे पास करता है, ज़रा हमें गौर करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 15 में जब हमने पढ़ा था ना सेल्फ इंडक्टेंस, तो फेराडेज लॉ भी उसी के अंदर पढ़ा था। तो फेराडे लॉ तो बड़ा सिंपल लॉ है और जनरल लॉ है, सब बच्चों को इसके बारे में पता ही होता है। होता क्या है कि किसी भी कॉइल के अंदर जब करंट बदलता है, करंट चेंज होता है, करंट की वैल्यू अगर चेंज होती है तो उस करंट के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होता है। ये फेराडे लॉ की स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल काज द ईएमएफ। तो वो डेफिनेटली उसको हमने फिर
डिराइव कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ करंट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल विल काज द ईएमएफ। ये ईएमएफ डेफिनेटली अपने लेंजेस लॉ के मुताबिक अपने जो सोर्स वोल्टेज है, जो उसका काज है, वो उसको अपोज करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। ये E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। नेगेटिव साइन यही शो करता है कि नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो ईएमएफ है, ये इसको बैक ईएमएफ का नाम दिया जा रहा है। वजह क्या है कि सोर्स वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है। ये जो ईएमएफ है ये करंट के चेंज होने की वजह से पैदा हुई है, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ईएमएफ ने अपने काज को अपोज करना है। अब इस ईएमएफ को जो काज है मेन वो है सोर्स वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये जो आपने सोर्स सप्लाई लगाई हुई है यही सबब बन रही है करंट के चेंज करने का। तो यही वजह है कि ये जो ईएमएफ है ये उन वोल्टेज के रिस्पेक्ट से बिल्कुल अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। अब देखें ज़रा, हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो ईएमएफ है ये कितनी देर के लिए पैदा होती है। तो इसका जो काज है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हमने बड़ी डिटेल और डेप्थ में जाके सीखा है कि उसकी हर इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड भी बदल रही होती है और डायरेक्शन भी बदल रही होती है। इसका मतलब इस ईएमएफ ने कंटिन्यूसली इसके अंदर पैदा होते रहना है, मुसलसल पैदा होना है, और मुसलसल उसने अपने सोर्स वोल्टेज को अपोज करना है। यानी यूँ समझ लें कि जितना भी आप सप्लाई कर रहे थे वोल्टेज, जितनी भी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, वो सारी की सारी एनर्जी आपकी खर्च हो रही है इस ईएमएफ को पैदा होने में। क्योंकि सर्किट के अंदर और तो कोई कंपोनेंट ही नहीं लगाया ना हमने, सिर्फ एक इंडक्टर ही है। तो सारे के सारे जो वोल्टेज होंगे वो इसी एनर्जी में, उनकी सारी की सारी एनर्जी इसी चीज़ में खर्च हो जाएगी कि वो बैक ईएमएफ, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैक ईएमएफ जो है वो पैदा होगा। वजह उसकी क्या है? क्योंकि इसके जो बैक ईएमएफ है, इसकी जो फार्मूला है उससे नज़र आ रहा है कि जितना ज़्यादा करंट में बदलाव आना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होनी है। तो अल्टरनेटिंग करंट तो मुसलसल कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से मुसलसल हर इंस्टेंट पे बदलता रहता है। यही वजह है कि ईएमएफ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी। अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि थोड़ी बहुत एनर्जी जो रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया होनी थी वो भी अगर हम निगलेक्ट कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो बैक ईएमएफ के अंदर ही खर्च हो रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो करंट हमने लिखा है आई, ये डेफिनेटली ये करंट है सोर्स करंट, और ये करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट है, और आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा इसकी इक्वेशन है। तो लेट्स से कि हम इसको इक्वेशन का नाम ही दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, या इसको इक्वेशन 2 बोल दें आप। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये तो करंट, ये जो इक्वेशन 1 में करंट यूज़ हुआ है ये वाला करंट है अल्टरनेटिंग करंट, और ये तो मुसलसल बदलता है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए ईएमएफ भी उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंज होगी। दूसरा है उसके चेंज होने का रेट जो है वो काफ़ी मतलब मुसलसल ज़्यादा है रेट उसके चेंज होने का, जिसकी वजह से ईएमएफ की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल को नेगलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब जितना आपका वोल्टेज यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वो सारे का सारा खर्च हो रहा है किसके अंदर? बैक ईएमएफ को पैदा करने में। तो बाय लेंज़ेस लॉ हमें पता है, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक क्या था कि जो बैक ईएमएफ है ये हमेशा अगेंस्ट होगी सोर्स वोल्टेज के, यानी ईएमएफ हमेशा अपने काज को अपोज करती है। तो ये ईएमएफ है और इसका काज जो है ये लेट्स से कि ये ईएमएफ है और इसका काज ये वोल्टेज थे, और ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट हमने लिख दी, V इज इक्वल टू माइनस ई। तो अगर आप इसके अंदर ये वैल्यू लगाते हैं ई एल की, तो हमारे पास यानी इक्वेशन 1 में ये जो ई की वैल्यू लगाई थी, तो ये टोटल वोल्टेज जो आएंगे वो नज़र आ रहा है कि वो बराबर आ जाएंगे। चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये वी बराबर आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ आएगा माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। लेट्स से कि मैं इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 3 रख देता हूँ। तो इस इक्वेशन को ज़रा देखें, मैं फिर से लिख देता हूँ इस इक्वेशन को कि v बराबर है किसके? एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के। ये जो इक्वेशन आई है
इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 का नाम भी दिया है। इस इक्वेशन से हमें वोल्टेज मिल सकते हैं, हमें करंट पता है। यहाँ पे हमने पिछली जो डिस्कशन है उसको ज़रा सुनेंगे तो हमें, मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि ये तमाम अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है इसके अंदर हम एक ही चीज़ देख रहे हैं बार बार, कि आपने कोई भी जो कंपोनेंट ले लेना है, रजिस्टर ले लेना है, इंडक्टर ले लेना है या कैपेसिटर ले लेना है, उसके ऊपर आपने अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करना है। तो दोनों करंट का और वोल्टेज दोनों का बिहेवियर जो है वो स्टडी करना है। किसी एक चीज़ को आप पहले एज्यूम कर लेंगे और दूसरे का फिर उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर देख लेंगे। कैपेसिटर के केस में मैंने यहाँ पे जो सोर्स लिया था वो एक वोल्टेज सोर्स लिया था, V इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और मैंने फिर रिस्पॉन्स देखा था करंट का। लेकिन यहाँ पे मैं देखें क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो सोर्स लिया है वो करंट का लिया है और फिर वोल्टेज जो है उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। यानी कैपेसिटर के केस में हमने वोल्टेज दिया था इनपुट के तौर पे और करंट को जो है वो फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पे हम करंट को इनपुट के तौर पे दे रहे हैं और वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये हम अपनी सहूलत देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से हमारे लिए आसान होगी। किसी एक को आप यानी इनपुट के तौर पे मान सकते हैं। ज़ाहिर है आप जो सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्स भी है, उसमें तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं ना जी। तो इसलिए आप जिसको मर्जी रेफरेंस बना के तो उसको दूसरी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन 3 से हम आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टेंस है L ये कांस्टेंट है, इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू जो है वो खालिसतन डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। तो इसका मतलब हमें I और T का ग्राफ चाहिए। तो I और T का ग्राफ तो ये इस इक्वेशन 2 के अंदर अवेलेबल है। हम I, क्योंकि थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के, ये भी हम बात पहले कर चुके हैं कि I बराबर है I नॉट साइन ऑफ थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट करें तो टी के साथ I का ग्राफ बनाया जा सकता है। तो टी के साथ I का ग्राफ बनाएं, उस ग्राफ की स्लोप निकालें, उसकी स्लोप वोल्टेज के बराबर होगी। ये दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है जो कल हमने बड़ी डिटेल में इसको सीखा था, लिहाजा मैं ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दूंगा कि हम सिंपली हम आगे बढ़ रहे हैं और हम वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। करंट हमें पहले ही नोन है इक्वेशन 2 के अंदर। मैथमेटिकली हमने अब हम उसका ग्राफिकल पिक्चर बनाएंगे। वजह क्या है कि हमें ये जो डाटा है ये ग्राफ की फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि इसका ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए हमें उस ग्राफ से आई और टी का ग्राफ जो होगा वहाँ से उसकी स्लोप्स मिल जाएंगी और वहाँ से हमें वोल्टेज की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज। करंट हमें नॉन है इक्वेशन 2 के अंदर, या फिर इसकी ग्राफिकल पिक्चर भी हमें नॉन है। ग्राफिकल पिक्चर डेफिनेटली ये साइन कर्व को फॉलो करता है। ये मैं इधर अगर बनाऊँ तो ये देखें, ये है, हमें इसकी वैल्यूज़ जो है ये इस फॉर्म में नॉन है। करंट की वेरिएशन टाइम के साथ ये हमें पता है। इक्वेशन 2 का ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये ग्राफ आएगा। तो इक्वेशन 2 की हमें इक्वेशन भी सॉरी अपना फार्मूला भी पता है हमें अल्टरनेटिंग करंट का, और उसका ग्राफ भी पता है। तो ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालते चले जाएं, आई और टी के ग्राफ के से अगर आप स्लोप निकालते जाएं तो वही स्लोप की वैल्यू जो है वो आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलती जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज। तो पीछे जितनी मैंने डिस्कशन की है उसको मैंने एक दो लाइंस में लिख दिया है कि फ्रॉम इक्वेशन v इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ये इक्वेशन 3 हमने लास्ट में निकाली है। सिंस एल इज़ कांस्टेंट, एल तो कांस्टेंट है, सो v इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। v जो है, एल चूँकि कांस्टेंट है, ये देखें ये एल कांस्टेंट है, तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के। तो इसलिए v इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी क्या चीज़ है, विच इज़ दी स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आई टी ग्राफ बनाएंगे पहले, फिर उसकी स्लोप्स कैलकुलेट करेंगे, वही हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो हम इसलिए फेज़ डायग्राम की तरफ पढ़ रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फेज़ डायग्राम। फेज़ डायग्राम बिल्कुल उसी तरह से, उसी स्टाइल से मैं बनाऊंगा जिस तरह से हमने कल बनाया था। उसको ज़रा देख लेते हैं। देखें मेरे पास ये था वाई एक्सिस, ये थे एक्स एक्सिस। ओके हो गया, ये वाई एक्सिस हैं और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम लेना है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने करंट लेना है फ़िलहाल, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने करंट ले लिया। हम आई टी कर्व बना रहे हैं पहले, यानी आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा इक्वेशन लिखी है ना हमने पीछे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। मैंने बताया था कि इसका ग्राफ साइन वेव आएगी। तो ये देखें, ये इसकी साइन वेव मैं प्लाट कर देता हूँ।
ये इसकी साइन वेव आ गई। हाँ जी, तो हमारे पास आई और टी का ग्राफ आ गया, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट किया, तो टी और आई का ग्राफ मौजूद है। तो ग्राफ मौजूद है तो हमें इसकी स्लोप्स निकालनी है, और स्लोप्स निकालेंगे तो वो वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमारी वोल्टेज की कैलकुलेशन हो जाएगी फेज डायग्राम से। तो हमारी स्ट्रेटजी कल वाली ही है। हमने क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि जब ग्राफ कर्व होता है तो उसकी एक ही स्लोप नहीं रहती भाई, और उसकी स्लोप जो है मुसलसल चेंज होती रहती है। तो इसलिए फिर हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और हर पॉइंट के ऊपर जो है वो हम उसकी स्लोप निकालते हैं, और फिर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो उस वक्त स्लोप उसकी कांस्टेंट रहती है, तो फिर एक ही वैल्यू आती है स्लोप की। लेकिन ग्राफ कर्व है चूँकि, तो इसकी एक ही स्लोप नहीं होगी, तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ स्लोप्स मिलेंगी और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज मिलेंगी। तो हमने इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका है उसी चीज़ का जो हम कल एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं 1.1 यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका नाम 1 रख देता हूँ। 1.2 यहाँ पे ले लेता हूँ, 1.3 यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 0.4 यहाँ पे ले लिया, और ये 0.5 यहाँ पे ले लिया। तो ये मैंने 5 डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट किए। इन पॉइंट्स के ऊपर मैं स्लोप्स निकालूंगा। जो स्लोप की वैल्यू होगी वही हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो तरीक़ेकार वही है, क्योंकि ये ग्राफ कर्व है, तो कर्व ग्राफ के ऊपर जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने ये टेंजेंट लाइन ड्रा की, 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 ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, और 4 पे ये टेंजेंट लाइन है, और 5 पे ये टेंजेंट लाइन है। तो मैंने आपको कल ये समझाया था कि किस तरह से आप ये एक खाका जहन में रखें, ग्राफ की कैलकुलेशन के लिए आपकी हेल्प करेगा। ये लाइन 1 थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो लाइन 1 जो है ज़रा देखें वो किसके साथ कंपैरिजन कर रही है, 4 और 5 के दरमियान में है। तो 4 और 5 के दरमियान में मैंने बोला था कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम होगी। तो हम अब इन स्लोप्स की हेल्प से, क्योंकि मैंने बोला था कि जो स्लोप की वैल्यू आनी है वही हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आनी है, तो हम वोल्टेज की वैल्यू प्लॉट करने लगे हैं। लिहाजा मैं इस वाई एक्सिस के ऊपर अब वी भी लिख देता हूँ, क्योंकि हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। यानी हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर करंट, पहले करंट आई और टी का ग्राफ था, अब हमारे पास वोल्टेज और टाइम का ग्राफ आ जाएगा। तो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने वी भी लिख दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू फ़र्ज़ किया वोल्टेज की जो आ रही है वो इस पॉइंट पे आएगी, उसको हम प्लस वी नाट का नाम दे देते हैं, प्लस वी नाट, ये मैंने पुट कर दिया। और जो नेगेटिव साइड पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको हम माइनस वी नाट का नाम देते हैं, फ़र्ज़ किया वो इस पॉइंट पे माइनस वी नाट आ जाएगा, माइनस वी नाट, ये प्लस वी नाट भी लिख दिया और माइनस वी नाट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, और ये नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम वैल्यू है माइनस वी नाट यहाँ पर। तो पहला जो पॉइंट है पॉइंट 1, वहाँ पे ज़रा देखें पॉइंट 1 के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या है। तो डेफिनेटली जो लाइन है वो ऐसे लग रहा है कि ये जो लाइन 1 है ये 4 और 5 के दरमियान में किसी पोजीशन पे है। तो 4 और 5 के दरमियान में मैंने बोला था कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम है। लाइन 1 की स्लोप 0 है, लाइन की 2 की स्लोप पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, 3 की स्लोप 2 से भी ज़्यादा है, पॉजिटिव है, 4 की स्लोप 3 से भी ज़्यादा है। उसके बाद जो लाइन आएगी वो डेफिनेटली उसकी 4 से भी ज़्यादा होगी, और 5 की स्लोप इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान में मैक्सिमम स्लोप होगी, क्योंकि 5 के ऊपर तो इन्फिनिटी हो जानी है ना, तो इन्फिनिटी वोल्टेज तो नहीं ना आ रहे। तो इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान में मैक्सिमम वैल्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पॉइंट 1 के ऊपर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम है, लिहाजा वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव और मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वोल्टेज का निशान मैंने ये लगाया था कि ये हमारे पास पहला निशान आ गया, पहला पॉइंट आ गया हमारे पास, ये है वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। क्यों पॉजिटिव और मैक्सिमम वोल्टेज लिया है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम है। नेक्स्ट पॉइंट 2 के ऊपर देखें, पॉइंट 2 के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रा की है वो 1 और 9 के पैरेलल है। ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो लाइन 2 है इसकी स्लोप 0 है। तो लिहाजा 2 के सामने वोल्टेज की वैल्यू 0 आएगी। तो 2 के सामने कौन सा पॉइंट है,
ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो होंगे, क्योंकि वोल्टेज को हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है, लिहाजा एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये पॉइंट है जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो आएगी। नंबर 3 के ऊपर देखें, ये नंबर 3 के ऊपर ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। ये जो लाइन है ये देखें 6 के पैरेलल है या फिर 6 और 5 के दरमियान में आ रही है। तो 6 की स्लोप भी नेगेटिव और मैक्सिमम पे जा रही थी, क्योंकि 5 की स्लोप तो इन्फिनिटी है ना, लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो माइनस, यानी 3 के सामने ये पॉइंट है अगर ये और ये, तो इन दोनों के सामने ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे है वैल्यू नेगेटिव एंड मैक्सिमम। तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव एंड मैक्सिमम थी, लिहाजा वोल्टेज की वैल्यू भी हमने नेगेटिव और मैक्सिमम कंसिडर कर ली। पॉइंट 4 देखिए ज़रा, मैं ये ज़रा रेस कर देता हूँ, आप ज़रा इजीली इसको देख सकें। ये टी लिखा हुआ था। 4 जो है इसकी स्लोप यहाँ पे ज़ीरो है, लिहाजा वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो ज़ीरो कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज ज़ीरो होता है। 5 की स्लोप फिर 1 जैसी है, लाइन 1, टेंजेंट लाइन 1 और टेंजेंट या पॉइंट 1 के ऊपर जो हमने टेंजेंट ड्रा किया और 5 के ऊपर बिल्कुल एक जैसे हैं। 1 के ऊपर अगर पॉजिटिव और मैक्सिमम थी तो 5 के ऊपर भी पॉजिटिव और मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो यहाँ से आ रहे हैं ना, तो इस 5 के सामने ये पॉइंट लगा देंगे, ये मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की। तो ये जो मैंने पॉइंट सर्कल किए हैं ये स्लोप्स की वैल्यूज़ थी, और जो स्लोप्स की वैल्यूज़ थी वही वोल्टेज की वैल्यूज़ थी, लिहाजा हमने ये वोल्टेज निकाल लिया। तो वोल्टेज का हमारे पास ये देखें एक कर्व आ गया है, वोल्टेज का भी एक ग्राफ बन गया है, यानी वोल्टेज की वैल्यू भी वेरी कर रही है ना। जिस तरह से करंट की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही थी, वोल्टेज की वैल्यू भी उसी तरह से वेरी कर रही है। ये हमारे पास फेज डायग्राम आ गई है, हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लिख लेते हैं इसको। तो वो सारी बातें जो हमने पहले जनरल डिस्कशन में ओरल की हैं, तो उन्हीं को हमने अब राइटिंग स्क्रिप्ट में लिख दिया है कि कंसीडर द आई टी कर्व इन द फेज डायग्राम। आई टी कर्व को हमने कंसिडर किया, उसके पॉइंट 1 को कंसिडर किया। द वैल्यू ऑफ स्लोप इज़ पॉजिटिव एट द पॉइंट 1 एंड मैक्सिमम, सो वी इज़ आल्सो पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। पॉइंट 1 के ऊपर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम थी, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव और मैक्सिमम ली गई। एट पॉइंट 2 the value of slope is 0, so V is 0. At point 3 the value of slope is negative and maximum, so the value of V is also negative and maximum. At point 4 and 5 the value of slope is 0 and maximum, 4 पे 0 है और 5 पे maximum है, so the value of V is also 0 and maximum respectively। 4 और 5 के ऊपर उसी तरह से स्लोप का भी बिहेवियर मौजूद है। तो ये हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। अब हमारी हेडिंग आएगी वेक्टर डायग्राम की। वेक्टर डायग्राम से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है, क्योंकि फेज डायग्राम से भी हमें पता चल जाता है, वेक्टर डायग्राम से भी पता चलता है। तो ज़रा देखें भला कि पॉइंट 1 के ऊपर जो करंट है वो ज़ीरो है, लेकिन वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है। तो लीड कौन कर रहा है, डेफिनेटली वोल्टेज लीड कर रहे हैं। कितने फेज़ के साथ, π/2 फेज़ के साथ। तो इसलिए इसी तरह से बाकी फेजेस के ऊपर भी आप ये देख सकते हैं, तो इसको भी आप लिख लें बेशक। तो मैंने लिख दिया कि इट कैन बी सीन दैट एट ऑल दीज पॉइंट्स, यानी 1 2 3 4 5 जो हमने पॉइंट लिए थे, करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री आर π/2 फेज़। तो करंट जो है वो लैग कर रहा है यहाँ पे और वोल्टेज जो है वो लीड कर रहे हैं। तो अब वेक्टर डायग्राम में भी हम देखते हैं। हाँ जी, तो वेक्टर डायग्राम चूँकि फेज डायग्राम को सामने रख के बनाई जाती है, इसलिए मैंने फेज डायग्राम को वाइप आउट नहीं किया, रेज नहीं किया। तो देखिए ज़रा पॉइंट 1 के ऊपर, पॉइंट 1 पे जो आई का कर्व था, ये जो कर्व था हमारे पास, ये कर्व आई था, ये ग्राफ आई का था, ये जो नया हमने ग्राफ बनाया था स्लोप्स की हेल्प से, ये वोल्टेज का है। तो ज़रा देखें कि जो आई का कर्व है पॉइंट 1 के ऊपर, उसकी वो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करने के बाद पॉजिटिवली इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए हम उस पॉइंट के ऊपर, आपको पता है कि जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, लिहाजा करंट का जो वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एट पॉइंट 1। इसी तरह से आप पॉइंट 1 के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो देखें, उसकी पॉजिटिव पीक आ रही है वोल्टेज की। तो पॉजिटिव पीक कितने फेज़ पे आती थी, π/2 पे। तो इसका मतलब पॉइंट 1 के ऊपर वोल्टेज का
जो वेक्टर आएगा उसका करंट के साथ π/2 का एंगल बनाया जाएगा। जितना भी फेज़ होता है उतना ही हम एंगल बना देते हैं। ये देखिए, ये वोल्टेज का हमने वेक्टर प्लॉट कर दिया और π/2 का फेज़ डिफरेंस रखा। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया जाए तो जो वोल्टेज है वो लीड करते नज़र आ रहे हैं और करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो अब इसमें भी हम लिख लेते हैं। तो वही चीज़ है, वहाँ पे हमने फेज़ डायग्राम में लिखा था कि करंट जो है वो लैग कर रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज जो है वो लीड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि इट कैन बी सीन बाय वेक्टर डायग्राम दैट वोल्टेज इज़ लीडिंग दी करंट बाय π/2 फेज़ डिफरेंस। तो हमारी अब लास्ट हेडिंग है जी। हाँ जी, तो हम रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर लास्ट हेडिंग है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को डिफ़ाइन किया था कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ कॉल्ड इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने तब लफ्ज़ यूज़ किया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो मैंने बोला था कि अल्टरनेटिंग करंट के बहाव में कोई भी जो कंपोनेंट रुकावट डालता है तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं हम डिस्कशन के अंदर। लेकिन जब आप कैपेसिटर को डिफ़ाइन करेंगे तो उसकी जो अपोजिशन होगी उसको भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। और इंडक्टर जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है अल्टरनेटिंग करंट के अगेंस्ट में उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं, रेजिस्टेंस का नाम नहीं देते। सेंस बिल्कुल वही है रेजिस्टेंस जैसी। तो वहीं से हमें हेल्प मिलती है इसकी कैलकुलेशन में कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय XL। इसको XL से लिखा जाता है एंड कैलकुलेटेड एज, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है जी XL इज इक्वल टू V/I, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा RMS वैल्यूज़ में लिया जाता है, इसलिए V/I लिखा गया है। और इसका जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट फार्मूला है वो है ω/L। जिस तरह से हमने उसका फार्मूला देखा था कैपेसिटर का, वो 1/ωc के बराबर था, वो भी फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट था, ये भी फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इसको लीनियर फ्रिक्वेंसी से रिप्लेस कर दिया तो ये 2πfL के बराबर आ गया। तो इस फार्मूले से नज़र आ रहा है कि जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। तो इसको भी हमने लिख लिया है कि इट कुड बी नोटेड दैट XL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AC फ्रिक्वेंसी। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे।